बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास एंजियोस्पर्मी के बारे में। एंजियोस्पर्म का लफ्जी मतलब है एनक्लोज्ड सीड प्लांट्स, यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज किसी खौल के अंदर, किसी फल के अंदर बंद पैदा होते हैं, खुले पैदा नहीं होते। तो इनके अंदर फर्टाइल लीव्स होते हैं। जिस तरह पिछले ग्रुप में जिम्नोस्पर्म से हमने देखा कि पत्तियां हैं स्पेशल किस्म की जिनके ऊपर फिर ओव्यूल्स लगते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी फर्टाइल लीव्स हैं, खास किस्म की पत्तियां हैं जिनके ऊपर बीज लगते हैं। लेकिन हुआ यह है कि ये पत्तियां आपस में जुड़ के, इनके मार्जिन पत्तियों के एक दूसरे के साथ जुड़ गए और उन्होंने एक कप जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है या एक सुराही जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है, और इन कप या सुराही जैसे स्ट्रक्चर्स को हम ओवरी कहते हैं। और ओवरी अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के बाद फूल कर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। जो फल आप खाते हैं तो बीज एक्चुअली उस फल के अंदर बंद हैं, इस वजह से इनको हम एंजियोस्पर्म या एनक्लोज सीड प्लांट्स कहते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है, 2,35,000 स्पीशीज हैं। टोटल प्लांट्स की स्पीशीज 3,60,000 हैं, तो उनमें से 2,35,000 एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। ये भी हेट्रोस्पोरस प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर होता है और मेगास्पोर होता है, और उसी तरह से जाइगोट और जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है, और वही लाइफ साइकिल चलता है जो हमने पहले देखा है। हाईली इवॉल्व ग्रुप है। इवॉल्व से मुराद है कि काफ़ी रिसेंट इन्होंने एडवांसमेंट्स की हैं, नए स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, नई चीज़ें बनाई हैं। मिसाल के तौर पे फ्लावर्स बनाए हैं जो पहले किसी ग्रुप में नहीं थे, फ्रूट्स ईजाद किए हैं जो पहले ग्रुप में किसी ग्रुप में हमने नहीं पढ़ा कि फ्रूट की भी बात आई हो, और सीड्स हैं जो ठीक है जिम्नोस्पर्म्स के पास भी थे और इनके पास भी हैं। इनके अंदर भी जो मेन प्लांट होता है वो डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट है। जितने पौधे दरख्त आपने देखे हुए हैं उनमें हर सेल के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और फिर स्पोरोफाइट के 2 हिस्से होंगे। एक उसकी बॉडी है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स आते हैं, और दूसरा उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहाँ हम फ्लावर्स कहते हैं, और फ्लावर्स में फिर उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। फ्लावर एक खास किस्म की टहनी के ऊपर लगता है, एक स्पेशलाइज्ड टहनी है, पेडिसल उस टहनी को कहते हैं, और उस टहनी के ऊपर फिर आपने देखा होगा कि ये पेडिसल दिखाई हुई है, और पेडिसल ऊपर से जरा चौड़ी सी फूली हुई सी होती है। इस फूले हुए हिस्से को थैलेमस या टॉरस या रिसेप्टिकल कहते हैं, और उसके ऊपर फिर फ्लावर के बाकी सारे पार्ट्स लगते हैं। तो फ्लावर के स्पेशलाइज्ड पत्तियां होती हैं, फ्लोरल लीफलेट्स इनको हम कहते हैं। लीफलेट का मतलब है छोटी पत्तियां, फूल की पत्तियां हैं, और ये 4 तरह की होती हैं। सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं और कार्पल्स हैं। और अमूमन ये पत्तियां इतनी ज्यादा मॉडिफाई हो चुकी हैं, बेसिकली इवॉल्व कहां से हुई हैं? पत्तों से इवॉल्व हुई हैं, पत्ते कन्वर्ट हो गए हैं इन स्ट्रक्चर्स में। लेकिन बाज ऐसी पत्तियां इतनी ज्यादा चेंज हो गई हैं कि वो देखने में किसी तरह से भी पत्ती जैसी नजर नहीं आती। अब यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं ये सेपल्स हैं, ग्रीन वाले हिस्से जो फूल को कवर करते हैं, कली को कवर करते हैं। फिर पेटल्स आपने देखी हुई हैं, जो शोख हिस्से होते हैं फ्लावर के, पत्तियां हैं। अब ये दोनों देखने में पत्तियों जैसी लगती हैं, लेकिन आगे एंड्रोशियम है, स्टेमन्स हैं, देखने में कहीं से पत्ती जैसे नहीं लगते, लेकिन एक्चुअली पत्तियों की कन्वर्टेड फॉर्म है। पत्तियां रोल होके डंडी सी बन गई हैं। और इसी तरह ओवरी है जो पत्तियों के जुड़ने से बन रही है, तो ये भी एक्चुअली पत्तियों की मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन एक वो गोल सा चैम्बर बना हुआ होता है और कहीं से देखने में पत्ते जैसा नजर नहीं आता। अब सेपल्स और पेटल्स को हम कहते हैं ये नॉन एसेंशियल पार्ट हैं फ्लावर के। नॉन एसेंशियल इन द सेंस कि फ्लावर का काम क्या है कि उसने रिप्रोडक्शन करनी है। अब रिप्रोडक्शन के लिए सेपल्स और पेटल्स लाजमी नहीं है, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होगा तो रिप्रोडक्शन हो जाएगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे सेपल्स हैं तो वो प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं कली को। इसी तरह पेटल्स हैं तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं, ताकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सके, एक फूल के जरदाने दूसरे फूल तक पहुंच सके। स्टेमन्स और कार्पल्स को हम कहते हैं कि ये एसेंशियल पार्ट्स हैं, कि इनके बगैर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। मेल और फीमेल पार्ट हैं फ्लावर के। और अब एंथर्स होते हैं। एंथर हम कहते हैं स्टेमन का पार्ट होता है, स्टेमन मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। तो ये जिस डंडी के ऊपर लगा हुआ है इसको फिलामेंट कहते हैं, और इसके ऊपर ये जो जीरे जैसा सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसको हम एंथर कहते हैं। और एंथर के अंदर
स्पोर मदर सेल होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए से माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है, यानी कि जिस सेल में मियोसिस होनी है उसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे, मियोसिस होगी, माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स मेल गिमिटोफाइट बनाते हैं, इनको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ये उड़ के दूसरे फूल के ऊपर जाकर गिरते हैं और वहां जर्मिनेट करके मेल गिमिटोफाइट्स और फिर स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके मुकाबले में कार्पल है, कार्पल के 3 हिस्से होते हैं, यहां पर आपको दरमियान में कार्पल नजर आ रही है, ये दिखाया हुआ है। और कार्पल के 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। तो सबसे नीचे जो खाना बना हुआ है इसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी वो पार्ट है जिसके अंदर ओवा रखे जाते हैं, वो खाना जिसमें ओवा रखे जाते हैं ओवरी कहलाता है। और इसके ऊपर एक पतली लंबी सी डंडी होती है जिसको स्टाइल कहते हैं, नाम स्टाइलस से निकला है। स्टाइलस आपको पता है मोबाइल फोन्स के साथ वो एक डंडी होती है, एक पेन सा होता है जिसके जरिए आप स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं। तो स्टाइलस किसी भी पतली लंबी डंडी को कहते हैं, तो वो पेन डंडी जैसा होता है, इसी तरह ये स्टाइल है। तो स्टाइलस की टिप के ऊपर स्टिग्मा होता है और स्टिग्मा अमूमन एंटीने की तरह होता है, ब्रांच्ड हो सकता है और ये एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स को कैप्चर करने का काम करता है। पीछे हमने पढ़ा कि ये स्पेशलाइज हो गए पॉलन ग्रेन को कैच करने के लिए हवा में से। तो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा है। इसके अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के ऊपर हॉल चढ़े हुए होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्पेशल टिश्यू है, न्यूसेलस इसे हम कहते हैं, जो एम्ब्रियो सैक का पार्ट है और ये फूड जमा कर लेता है और बीज को ग्रो करने में आइंदा हेल्प करता है। तो पॉलन ग्रेन्स एक्चुअली स्टिग्मा के ऊपर आके गिरते हैं, पहले भी हमने देखा है। और जब ये गिरते हैं तो यहां पर जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। यही चीज आपको यहां पे दिखाई हुई है, 2 पॉलन ग्रेन्स गिरे हैं, एक जरा ज्यादा टाइम हो गया है। तो ये जर्मिनेट करना शुरू करते हैं, मेल गिमिटोफाइट बनाते हैं और मेल गिमिटोफाइट से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। और ये पॉलन ट्यूब ग्रो करके आती है और ये फीमेल गिमिटोफाइट तक पहुंच जाती है। फीमेल गिमिटोफाइट अब जिस टाइम पॉलन ग्रेन आके गिरा है और वो जर्मिनेट कर रहा है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे फीमेल गिमिटोफाइट भी ग्रो करना शुरू कर देता है। फीमेल स्पोर्स, मेगास्पोर से फीमेल गिमिटोफाइट बनता है और यहां पर फीमेल गिमिटोफाइट छोटा होता होता, डिपेंडेंट होता होता इतना छोटा हो गया कि ये सिर्फ 7 सेल्स पर मुश्तमिल है। अब पीछे हमने देखा था, मसलन हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर देखा था कि गिमिटोफाइट ही असल प्लांट होता था, उसके ऊपर जनाब वो पत्ती जैसा नजर आता था, कई दफा उसके अंदर टहनियां होती थी, पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर होते थे, काफी वो डिपेंडेंट नहीं था, इंडिपेंडेंट था, अपनी जिंदगी गुजारता था। अब क्या हुआ है कि कहानी उल्टी होते 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 बिल्कुल ही इतनी उल्टी हो गई है कि वो सेल्स सिर्फ 7 रह गए हैं और उन 7 सेल्स की तरतीब यहां पे आपको दिखाई हुई है। तो ये एक एग सेल यहां पे पड़ा हुआ है, इसकी एंट्रेंस के पास जो हिस्सा यहां आपको दिखाया हुआ है, ये एग नजर आ रहा है। तो एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड्स हैं, उसके साथ हेल्पर सेल्स हैं, कुछ स्टीराइल सेल्स पाए जाते हैं और एक स्पेशल सेल और यहां पर है जिसकी हम तज़किरा आगे करते हैं। इसको हम पोलर बॉडी कहते हैं। ये पोलर बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जो 3 सेल्स यहां नजर आ रहे हैं और 2 सेल्स यहां नजर आ रहे हैं, ये स्टीराइल सेल्स हैं, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं करते। लेकिन एग सेल और ये यहां पर पोलर बॉडी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनका हम आगे देखते हैं। तो होता क्या है कि पॉलन ट्यूब ग्रो करना शुरू करती है और वो ग्रो करते 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 पॉलन ट्यूब पहुंच जाती है फीमेल गिमिटोफाइट तक। और फिर क्या होता है कि पॉलन ट्यूब में से एक एंथीरोजोइड, क्योंकि ये मेल गिमिटोफाइट है, मेल गिमिटोफाइट में एंथीरोजोइड बनते हैं, तो एंथीरोजोइड स्विम करके आता है पॉलन ट्यूब के अंदर। अब पहले क्या था कि एंथीरोजोइड ने ब्रायोफाइट्स में और बाकी तमाम फर्न तक तमाम ग्रुप्स के अंदर उसने पानी के अंदर स्विम करके आना था और पानी के अंदर स्विम, पानी नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी। लेकिन इन प्लांट्स ने क्या किया, इन्होंने पॉलन ट्यूब बना ली थी और अब एंथीरोजोइड्स पॉलन ट्यूब के जरिए से स्विम करके आ सकते हैं, गिमिटोफाइट को फर्टिलाइज कर सकते हैं, तो लिहाजा ये पानी के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं और उस वजह से पानी के बगैर रिप्रोडक्शन हो सकती है। और फिर ये ऐसी जगहों पे ग्रो कर सकते हैं जहां बिल्कुल पानी अवेलेबल ना हो, सहराओं में भी ग्रो कर जाते हैं। तो ये खुश्की के ऊपर ज्यादा दूर तक इन्वेड करने के काबिल हो चुके थे प्लांट्स, तो अब आपको हर जगह पे ग्रो करते हुए नजर आते हैं। तो वो एंथीरोजोइड आता है, स्पर्म आता है और वो एग को फर्टिलाइज कर देता है, फर्टिलाइज करके आपका एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बना, जाइगोट ग्रो करके एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन क्या होता है कि पीछे से एक और एंथीरोजोइड आता है और एंथीरोजोइड आकर पोलर बॉडी को फर्टिलाइज कर देता है।
ठीक है, इसको, इस पोलर बॉडी को हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब ये क्या हुआ कि 2 दफा फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक दफा एग की फर्टिलाइजेशन हो रही है और एक दफा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो जो एग की फर्टिलाइजेशन हो रही है उससे oospore बनेगा, oospore या जाइगोट ग्रो करके एम्ब्रियो बना देगा। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पहले ही एक डाइप्लॉइड सेल था। अब जब तीसरा सेल आकर उसको फर्टिलाइज करता है तो ट्राइप्लॉइड सेल बनता है, जो इसको हम कहते हैं कि ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। इसको हम एंडोस्पर्म का भी नाम देते हैं। एंडो का मतलब अंदर, स्पर्म का मतलब सीड के। तो एंडोस्पर्म यहां पर आपको दिखाई हुई है, ये हिस्सा काफी सारा सीड का, मिसाल के तौर पे ये कॉर्न का सीड है, तो कॉर्न के अंदर, मकई के अंदर जो आप मेनली बीज खाते हैं वो एंडोस्पर्म है, और कई दफा मकई खाते हुए पीछे एक छोटा सा हिस्सा रह जाता है। ये एक्चुअली वो पार्ट है जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है और वो जनाब उससे पौधा बनना है। तो बाकी ज्यादातर हिस्सा क्या है, वो स्टोर्ड फूड है। इसी तरह दूसरे भी बीजों के अंदर आपने स्टोर्ड फूड ज्यादा देखा हुआ है। तो ओव्यूल के ऊपर फर्टिलाइजेशन के बाद इंटेगुमेंट्स चढ़ाए जाते हैं जिनको टेस्टा और टेगमन कहते हैं, और उसी दौरान ओवरी की वॉल भी फूलना शुरू हो जाती है और वो फूल कर खुराक जमा करके फ्रूट बन जाती है। सीड्स डॉर्मेंट पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती, और वो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं उनको नमी दरकार होती है, उनको टेम्परेचर मखसूस दरकार होता है, उसकी वजह से फिर वो जर्मिनेट करते हैं, नया पौधा बनाते हैं, सीडलिंग बनाते हैं, और वो पौधा ग्रो करके कंप्लीट स्पोरोफाइट बना देता है और लाइफ साइकिल फिर से चलना शुरू हो जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसी तरह से गिमीटोफाइट और स्पोरोफाइट के दरमियान हो रही है। गर्चे गिमीटोफाइट अब यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक साइज के हो गए हैं, इतने छोटे हो गए हैं कि वो अब नजर भी नहीं आते। तो सबसे ज्यादा जो एडवांस कैरेक्टर इस ग्रुप का है वो डबल फर्टिलाइजेशन है, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होती है, दूसरे किसी ग्रुप में नहीं होती। 2 गमीट्स एक्चुअली फर्टिलाइज कर रहे हैं यहां पर 2 सेल्स को, एक से एम्ब्रियो बन रहा है और एक से फ्यूजन न्यूक्लियस बन रहा है। फ्यूजन न्यूक्लियस पहले से डाइप्लॉइड था और वो डाइप्लॉइड के साथ एक स्पर्म का न्यूक्लियस, स्पर्म के हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिलकर ट्राइप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बनाती हैं, 3n सेल बनता है, और ये फिर एक्स्ट्रा फूड स्टोर कर करके एंडोस्पर्म बनता है जो बीज के अंदर स्टोर्ड फूड है। मामा ने अब लंच बॉक्स बना के उनको दे दिया है कि बच्चे जब आइंदा अपना ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो उनको वाफिर मिकदार में एनर्जी पहले से फूड अवेलेबल होगी ताकि वो ग्रो करें। उनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए अब्बा की तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट मिल गई है और उसकी वजह से वो ज्यादा अच्छा बिजनेस चला सकते हैं क्योंकि उनको काफी सारे पैसे मिल गए हैं, कई लाख रुपए वहां से मिल गए हैं। तो एवोल्यूशनरली ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसके वो जो फूड स्टोर्ड होता है उसकी वजह से उन प्लांट्स के सक्सेस के चांसेस, बैरन जमीन बंजर हो जहां पे कोई न्यूट्रिएंट्स ना हो वहां पे भी वो पौधा ग्रो कर जाता है और फिर वो इतना ग्रो कर जाता है कि वो अपने पत्ते बना लेता है और फिर उन पत्तों से सूरज से रोशनी अब्सॉर्ब करने लगता है और फिर वो सर्वाइवल के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनकी वजह से ये पौधे लैंड के ऊपर कॉलोनाइजेशन करने के, लैंड के ऊपर कब्जा करने के काबिल हुए।